Audio Jungle. सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस से। मैं अर्जुन गुप्ता, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। इस मुहिम में, इस ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल हुआ हूँ हमारे टीचर्स के साथ। जैसे कि हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस। तो कॉमर्स क्लासेस का एक पूरा संसार है। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कॉमर्स के, जो वो आपको कम्प्लीटली फ्री वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। मैं आपको क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ाऊंगा एंड मैं रेगुलर आपके साथ रहूंगा। मेरी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस आपके साथ आती रहेंगी। आप मेरे साथ डाउट भी पूछ सकते हैं, मैं आपको नंबर भी दे दूंगा एंड मैं आपके डाउट्स भी एंटरटेन करूंगा। तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा है वो नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है। सबसे पहले देखते हैं कि बिजनेस शब्द का मतलब क्या होता है। देखो, जो बिजनेस वर्ड है ना, इस बिजनेस वर्ड में एक ऐसा वर्ड आ रहा है जो हम सभी लोग हैं, वो है बिजी, और आगे लगा लो नेस। तो कह सकते हैं सर ये बिजनेस या बिजीनेस है। तो बिजनेस का जो वर्ड का मतलब है ना, उसका वर्ड का मतलब ही बिजी रहना है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लेते हैं एक लड़की है, ये कौन है, ये गर्लफ्रेंड है, इसके बड़े सुंदर से बाल हैं, और ये उसका क्या है, परम मित्र है। कौन है, बॉयफ्रेंड है, इसके 2 बाल हैं। ठीक है, ये कहती है अपने बॉयफ्रेंड से कि तुम अब मेरे पे ध्यान नहीं देते। कौन सा नशा कर रहे हो जो इतने व्यस्त रह रहे हो, इतने बिजी रह रहे हो, तुम मेरे पे ध्यान क्यों नहीं देते। तो मैंने अभी जो 3-4 लाइनें बोली, अगर उस पर आप गौर देंगे तो एक शब्द बोला, व्यस्त क्यों रहते हो, बिजी क्यों रहते हो। बिजी रहने की वजह से तुम मेरे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो अब ये बॉयफ्रेंड अगर ये जीएफ को फोन लगा के, अपनी जीएफ को फोन लगा के दिन रात अगर बातें करता है मनाने के लिए, तो बिजी तो ये भी है फोन पे बात करने के लिए। तो क्या हम कह सकते हैं कि सर इसको भी आप बिजनेस में ले लो ना, क्योंकि सर बिजी तो है ही है, तो उसको बिजनेस में क्यों नहीं ले सकते। नहीं ले सकते, अभी बताएंगे आगे क्यों। सर बिजी रहना कहां पे है, बड़ा मुद्दा। बिजी रहना है आपको, जो पर्सन है जो बिजी रह रहा है उसको रहना ही बिजी, सिर्फ एंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। तो जो रेगुलर बेसिस है ना, यहाँ पे रेगुलर बेसिस ये बड़ा कीवर्ड है। ठीक है, यानी कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे उसको ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करनी ही करनी है, और अगर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में अगर वो व्यस्त रहता है, इसी को बोलते हैं बिजनेस, और इसी को बोलते हैं बिजनेस। तीसरा बड़ा मुद्दा ये है, पहला हो गया सर बिजी रहना है। बिजी किस में रहना है, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। और ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हुए अगर उसका इंटेंशन है, उसका बिजनेस मोटिव है प्रॉफिट अर्न करना, तो इसी को बोलते हैं बिजनेस। और आप डेफिनेशन पूरी की पूरी याद कर चुके हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं सर जो बिजनेस है, ये वर्ड डिराइव्ड हुआ है बिजी से। और बिजी का मतलब क्या है, किसी भी आपको एक्टिविटी में एंगेज रहना है। वो किसी भी एक्टिविटी का नाम है ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और किसी भी ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को अगर अंजाम देते हुए उस पर्सन का इंटेंशन अगर प्रॉफिट मोटिव है, तो जी हाँ, ये बिजनेस है। सर ऐसा बिजनेस जिसमें हमारी इंटेंशन ही प्रॉफिट मोटिव की नहीं है, तो सर क्या इसको हम मान सकते हैं क्या सर बिजनेस? नहीं सर, फिर वो तो समाज सेवा हो जाएगी, और समाज सेवा कभी भी बिजनेस नहीं है। सपोज मान लेते हैं मोहन ने रिया को, उसकी बड़ी परम मित्र है, उसको एक गिफ्ट दिया। मतलब क्या इंटेंशन गिफ्ट देते हुए क्या इंटेंशन होगा, आप मुझे बताइए। क्या इंटेंशन हो सकता है कि रिया खुश रहे। रिया खुश रहेगी तो उसकी जिंदगी सफल रहेगी, और जिंदगी सफल रहेगी तो जो है इनका प्रेम बना रहेगा। तो यहां पे कोई भी इंटेंशन प्रॉफिट मोटिव की नहीं थी, सिर्फ एक ही मोटिव था, खुश रहने का। खुश रहो और खुश रहने दो, सिर्फ यही मोटिव था। तो क्या आप बिजनेस समझ गए कि बिजनेस का मतलब क्या है? ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक का हमारा नाम है फीचर ऑफ बिजनेस। देखो, बिजनेस अभी हमने डेफिनेशन समझ ली। अगर आपको बिजनेस की डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है, तो मैं कह सकता हूं आपको फीचर्स भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। देखो, पहला जो हमारा फीचर है बिजनेस का, वो है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि बिजनेस करते हुए उद्देश्य क्या है कि मेरे को अपनी अर्निंग करनी है। बिजनेस करते हुए उद्देश्य क्या होता है? अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, तो गो एंड आस्क देम कि पापा बिजनेस क्यों कर रहे हैं। वो बताएंगे, अगले तेरी स्कूल की फीस कहां से निकलेगी, कोचिंग की फीस कहां से निकलेगी, जो तू ये महंगे जिम जा रहा है, महंगे सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, कहां से आएंगे? उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। तो अगर मैं समाज सेवा करूंगा तो तुम्हारे खर्चे कैसे उठाऊंगा, तो मैं खिलाऊंगा पिलाऊंगा कैसे? तो क्या है, हर बिजनेस का क्या है, एक मोटिव है, वो है अर्निंग करना। तो इसी अर्निंग को हम कह सकते हैं कि सर उस बिजनेस का जो एक फीचर है वो है उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। ठीक है, दूसरा जो उसका
फीचर है वो है प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। प्रिक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल में आप ये भी कह सकते हैं कि परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो बिजनेस के डेफिनेशन में जो हमारा सेकंड मुद्दा था, सेकंड टॉपिक था, उसका ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे कैसे? पहले तो आपको गुड्स को खरीदना पड़ेगा ना, या तो आप गुड्स को ट्रेडर हैं तो आप गुड्स को होलसेल में खरीद के आप रिटेल में बेच सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो पहले रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर एक प्रोसेस के थ्रू आपको रॉ मटेरियल जाएगा, फिर वो फिनिश गुड में कन्वर्ट हो गया, आगे वो सेल हो जाएगा। तो क्या है, दूसरा क्या है, बिजनेस में का फीचर ये भी है कि आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, और अगर आप बिजनेसमैन है, ट्रेडर हैं, तो आपको गुड्स भी आप परचेज कर सकते हैं। तो दो चीज हो गई, पहला तो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा क्या है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल या फिर परचेज ऑफ गुड्स। सर परचेज ऑफ गुड्स रखने के बाद करना क्या है? बेटा परचेज ऑफ गुड्स रखने के बाद कुछ नहीं करना बेटा, उसको देख के बस आपने उस गुड्स को बड़ा करना है। क्या ये करना है? नहीं। परचेज ऑफ गुड्स रखने के बाद क्या करना है, फिर आपको फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या है, उसको आपको सेल भी करना है, क्योंकि ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, कहीं से खरीद के कहीं बेचना। तो थर्ड टॉपिक क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बिजनेस का तीसरा फीचर क्या है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। चौथा मोटिव क्या है, सर इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लिया, वेरी गुड। रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, वेरी गुड। मार्केट में सर बेच भी दिया, वेरी गुड। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, माल जब बेचा होगा तो प्रॉफिट पे बेचा होगा, तो फोर्थ वाला थर्ड वाला पॉइंट कैसे क्या आएगा, प्रॉफिट मोटिव। वैसे फोर्थ है आपके बुक्स में, मैंने जो नोट्स में दिया है वो थर्ड है। तो क्या है, प्रॉफिट कमाना ही सोल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। प्रॉफिट कमाने के अलावा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कुछ और भी, लेकिन सोल मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। वो आगे हम देखेंगे कि क्या प्रॉफिट कमाना ही सोल ऑब्जेक्टिव है, मेन एम है, तो आगे हम क्वेश्चन को डील करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि प्रॉफिट हमने कमा लिया है। पांचवा कौन सा है, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। सर मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, बड़े अच्छे से सबको समझ में आएगा। हेलो जी, अच्छा हाँ जी, कल दे देता हूं। कितने में? ओके ओके। बच्चों अभी अभी एक फोन आया मेरे पास, उस फोन पे एक मैडम है, रिया। सर आप बार बार रिया का नाम क्यों लेते हो? मेरी मर्जी। तो रिया है एक, रिया मैडम का बिल्कुल अभी अभी फोन आया मेरे पास। बेटा हम 8G के जमाने में जी रहे हैं, डायरेक्ट फोन हाथ में आता है। तो रिया जी कह रही है सर आपका जो चश्मा है ना, ये जो आपका चश्मा है ये मुझे बड़ा सुंदर लग रहा है, ये मेरे को नहीं मिलेगा तो जब तक मैं अपनी आंखें नहीं खोलूंगी। मैंने उसको बोला कि मैं कल दे देता हूँ। कितने का? उसका फोन पे आवाज है कि ये चश्मा आपसे 5,000 में लूंगी। अब मैं तो बड़ा खुश हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने चश्मा ही 2,000 में बनवाया है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे को? 3,000 का प्रॉफिट हो गया। 3,000 का मेरे को क्या है, प्रॉफिट हो गया। अब सर आप बताओ ये बिजनेस है नहीं है? ठीक है, मैं मान लेता हूं कि सब लोगों ने कह दिया कि सर ये बिजनेस है, मान लेते हैं ये बिजनेस है। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से बिजनेस नहीं है, क्यों? अब ये तो कॉन्ट्रैक्टिंग बात ही हो गई। सर आप ही डेफिनेशन में बताया कि हमने ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी करी है, सर हमारा इंटेंशन भी हो गया प्रॉफिट कमाने का। सर ये तो फिर बिजनेस के डेफिनेशन में आ गया। बेटा ऐसा नहीं है, मैंने आपको उस टाइम भी एक वर्ड अंडरलाइन कराया था कि रेगुलर बेसिस इज वन ऑफ द की वर्ड जो आपके सवाल को गलत करा सकता है या फिर आपकी सोच को गलत करा सकता है बिजनेस की डेफिनेशन को लेके। बेटा कोई भी ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे हो सकती है। ये चश्मा बेचना मेरा धंधा नहीं है, मेरा जो बिजनेस है या फिर मेरा इंटेंशन है वो कुछ और है। चश्मा मैंने पहना है, रिया जी को पसंद आ गया, उन्होंने डीलिंग कर ली, मैंने बेच दिया। अब मैं रोज नए चश्मे लाके रोज रिया जी को नहीं बेचने वाला हूं। आप समझ गए ना? तो क्या है, ये सिंगल ट्रांजैक्शन है, हो सकता है साल में 1-2 बार हो जाए अगर रिया जी को मेरे चश्मा पसंद आ रहे हैं तो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे मेरा चश्मे का बिजनेस नहीं है, तो ये बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आने वाला। तो समझ गए? फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है? फिफ्थ बोलता है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा? फोर्थ पॉइंट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क। देखो बेटा, एक मूवी आई थी ना बेटा, किसकी आई थी? SRK की। एक मूवी आई थी SRK की, जिसमें उनका डायलॉग था, बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। ठीक, एक बात तो कह दी ये SRK ने। एक बेटा एक मूवी आई थी जिसमें एक रोल था, हर्षद मेहता का एक रोल अदा करा था, हीरो का नाम नहीं पता मेरे को। तो हर्षद मेहता जी ने कहा था रिस्क है तो इश्क है। बेटा अगर इश्क करना है, आपको मोहब्बत करनी है अपने व्यापार से, तो बेटा रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। एंड तभी तो कहते हैं ना, हायर रिस्क हायर रिटर्न। ज्यादा रिस्क लेंगे बिजनेस को लेके और ज्यादा रिटर्न मिलेगी, लेकिन बेटा रिस्क भी कैलकुलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं करना कि सर ने पढ़ा दिया हायर रिस्क लेंगे तो रिस्क इतना बड़ा ले लिया
कि अगले दिन ही दिवाली मन गई आपकी, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। दिवाला आपको ना नहीं निकलवाना है, दिवाली नहीं मनानी है, ठीक है। तो 6 वाला पॉइंट ये कहता है कि एक बिजनेस जो है अगर उसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट कमा ही लेगा, प्रॉफिट कमाने में भी अनसर्टेनिटी है। हर बिजनेस आने वाले अपने फ्यूचर टाइम्स में, या हो सकता है ऑन गोइंग ऐसे रिस्क फेस कर रहा हो या रिस्क फेस करने वाला हो जिसमें उसको नुकसान हो सकते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमने सारे के सारे फीचर्स कवर कर लिए हैं? सर एक बार इसको याद करा दो ना। सर याद कराने में बड़ी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, हम याद करा देते ना आपको। देखो याद देखो कैसे करते हैं। सर याद करने का जो हमने एक कोड बनाया है, इस कोड का नाम है सुपर प्रॉफिट। अगर आप बिजनेस कमा रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट कमाना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। तो मान लेते हैं कि आपका उद्देश्य जो है वो सुपर प्रॉफिट कमाना है। तो एक बात की तो गारंटी है, अगर आपने कॉमर्स ले लिया ना तो बड़ा ही कह सकते हैं ना कि एक ऐसी एक स्ट्रीम है जो आपको प्रैक्टिकली देखने को मिल जाएगी। आज से ही आपको प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगी। मैं मान लाऊं मेरे लेक्चर्स आप तक आज पहुंच रहे हैं तो आज ही से ही आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखना शुरू कर देंगे। इतनी प्रैक्टिकल स्ट्रीम है, ठीक है। और खूब मेहनत से पढ़ो इस स्ट्रीम को, क्योंकि ये स्ट्रीम आपको एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी रिस्पेक्ट दिला सकती है जो शायद आप नहीं सोच पाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ आप 11th एंड 12th आपकी पढ़ने की उम्र है, अच्छे से पढ़िए। 12th के बाद हम लोग कॉन्टैक्ट में जरूर रहेंगे और उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले फीचर्स ऑफ बिजनेस के हम कोड याद कर लेते हैं, सुपर प्रॉफिट। सर सुपर प्रॉफिट कैसे कैसे याद करना है? बेटा देखो, एस का मतलब क्या होगा? बेटा एस का मतलब हो गया हमारा, एस का मतलब क्या हो गया? आप देखते हैं फटाफट से, एस का मतलब क्या हो गया? एस से बेटा मतलब क्या हो गया? एस का मतलब हो गया बेटा हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फोर्थ पॉइंट आपका कवर हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या करा हमने? सेल ही तो करा है, जो गुड्स हमने खरीदा वो हमने कर लिया, बेच दिया। सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यू से क्या हो गया? यूज हो गया बेटा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न एंड रिस्क, ठीक है, बड़ा रिस्की मामला है। पी से क्या हो गया? माल जब बेचा आपने तो खरीदेंगे भी तो पी से क्या होगा? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ई से क्या होगा? ई से क्या होगा बेटा? ई से हो गया हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस क्या था हमारा? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा आर से हो गया फिफ्थ पॉइंट कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपको डील करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज में, और प्रॉफिट तो होगी हमारा प्रॉफिट मोटिव। तो सुपर प्रॉफिट इज द कोड ऑफ लर्निंग फीचर ऑफ बिजनेस। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट हम आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। सर अभी तक आप हमको बता रहे हैं कि इंटेंशन एक पर्सन का, एक इंडिविजुअल का, एक कंपनी का बिजनेस करते हुए प्रॉफिट ही होना चाहिए। सर क्यों है? रोल क्या है सर एक प्रॉफिट अर्न करने का बिजनेस में? क्यों आप बार बार इस शब्द पे जोर दे रहे हैं कि बिजनेस को करते हुए इंटेंशन हमारी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, प्रॉफिट सोल मोटिव जो होना चाहिए बिजनेस का वो प्रॉफिट, एडुकेट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए, ऐसा क्यों है? तो बेटा आप एक बात समझिए, मैं आपको स्क्रीन पे आपको कुछ चीजें देखने को मिल रही होंगी, उन चीजों को ध्यान से देखते हैं। एक तो डायग्राम में भी आपको देखने को मिल रहा होगा, वैसे भी आपको देखने को मिल रहा होगा। देखो पहला जो प्रॉफिट है ना, पहला जो हमारा प्रॉफिट का जो रोल है बिजनेस में वो है सोर्स ऑफ इनकम। आप मुझे खुद बताइए, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मेरा मेरा सोर्स क्या होगा अर्निंग का? अगर मैं एक बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, सोर्स ऑफ अर्निंग क्या होगा? ऑब्वियसली मेरा बिजनेस है, ठीक है। मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम होगा, मेरी जो जिंदगी चल रही होगी वो कहां से चल रही होगी? मेरे बिजनेस से चल रही होगी। तो वहां से जो इनकम आएगी, इनकम कब आएगी? जब मेरा इंटेंशन होगा बिजनेस करते हुए प्रॉफिट अर्न करना, तभी तो बेटा प्रॉफिट आएगा। समझ रहे हैं आप? तो पहला क्या हो गया? पहला हो गया हमारा सोर्स ऑफ इनकम। दूसरा देखते हैं एक बार, दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है दैट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ। आप मुझे खुद बताओ, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मान लेते हैं कि मैंने एक एक क्या कहते हैं, एक मान लेते हैं एक चीज बेची जिसमें मुझे को मुनाफा हुआ 100 रुपए का। मेरे घर बार के कुछ खर्चे थे, कुछ अपने पर्सनल खर्चे थे, 70 रुपए मेरे खर्च हो गए। तो मैं कह सकता हूं मेरे को 30 रुपए का मुनाफा हुआ है। आप मुझे खुद बताओ, एक असली व्यापारी की पहचान क्या होती है? एक असली लाला की पहचान क्या होती है? कि जो भी उसने मुनाफा कमाया वापस से अपने बेटा बिजनेस में लगा दो, अपने से बिजनेस में लगा दो। क्योंकि धंधा क्या है? धंधा भगवान है, ठीक है। भगवान को पैसे चढ़ाते रहो और धन की वृद्धि होती रहेगी। दूसरा क्या होगा? सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। तीसरा आता है इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी। ऐसे बिजनेस जो कॉन्टिन्यूस बेसिस पे अच्छे रेवेन्यू कर रहे हैं, अच्छे प्रॉफिटेबल कर रहे हैं, तो उसको हम कह सकते हैं कि उस बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, उस बिजनेस जो बिजनेस है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कर रहा है, इसलिए वो हाईली प्रॉफिटेबल है। फोर्थ वाला जो हमारा पॉइंट आता है, फोर्थ वाले हमारे पॉइंट के अंदर कहता है एनहेंसेस द बिजनेस स्टैंडिंग्स इन द मार्केट। अच्छा मुझे खुद बताओ, मैं मान लेता हूं मेरी एक पान की दुकान है और मैं पान इतना जबरदस्त बना रहा हूं कि मेरे पान की जो सेल है वो बहुत ज्यादा हो जा रही है, ठीक है।
एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से लेते हैं, ऐसा पान बना रहा हूं कि पान खाते ही आदमी जो है एकदम कहते हैं ना कि ऐसी शक्ति आ जा रही है कि पूरे दिन वो काम कर रहा है, सुबह सुबह भी पान चबाने आ जाता है 6 बजे के लिए। तो अब मान लो कि मेरा जो पान का बिजनेस है, आप खुद सोचो, एक एरिया में मेरा पान फेमस हुआ, लोग मिलते गए, कारोबार बढ़ता चला गया, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, मेरा मार्केट में नाम बढ़ना शुरू हो जाएगा कि वो जो पान वाले हैं ना बहुत बढ़िया पान बनाते हैं, सुबह ऐसा पान खिलाते हैं पूरा दिन मान लो थकावट नहीं होती है। तो क्या है, धीरे धीरे क्या है, मेरे बिजनेस की क्या है, मार्केट एक्सटेंडिंग हो रही है, मेरे बिजनेस की क्या रेपुटेशन बन रही है, किसकी आंखों में, पब्लिक की आंखों में। पब्लिक आंखों में क्या है, मेरी एक गुडविल बन रही है, ठीक है। तो ये भी कह सकता हूं कि मेरे बिजनेस की एक अच्छी गुडविल बन रही है, ठीक है, एक गुडविल भी बन रही है। और फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, तो कंपनसेशन उससे मिलने वाला, प्रॉफिट उससे मिलने वाला भी ज्यादा होता है। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, रिस्क जो होना चाहिए वो कैलकुलेटेड ही होना चाहिए, अननेसेसरी रिस्क किसी भी बिजनेस में नहीं लेना चाहिए। और दूसरा आता है रिटर्न टू इन्वेस्टर। रिटर्न टू इन्वेस्टर यानी कि हम कह सकते हैं ROI, कह सकते हैं ROI। अच्छा मुझे खुद बताओ, एक बिजनेस जो है, एक चेन बनाते हैं, एक बिजनेस जो है, बिजनेस एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, बिजनेस एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, अच्छा प्रॉफिट कमाने वाले बिजनेस में उसकी मार्केट स्टैंडिंग बढ़ जाएगी, तो मैं कह सकता हूं उसकी मार्केट रेपुटेशन बढ़ जाएगी, या फिर मैं कह सकता हूं गुडविल बढ़ जाएगी, ठीक है सर। अगर उसकी मार्केट में गुडविल बढ़ जाएगी तो उसका जो, मान लेते हैं कंपनी है, उसका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा, ऑब्वियसली मार्केट शेयर जो है, मार्केट प्राइस है वो बढ़ जाएगा, मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा। चेन देखिए, बिजनेस पहले प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कमाया, मार्केट में स्टैंडिंग है, रेपुटेशन बढ़ गई, रेपुटेशन बढ़ गई, तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का मार्केट शेयर जो है वो ऊपर को रैली होगी उस शेयर की, ठीक है, मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। अगर उस शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ रहा है तो उस शेयर में इन्वेस्ट करने वाले जो इन्वेस्टर है, क्या मैं कह सकता हूं उनका रिटर्न भी बढ़ जाएगा। आप मुझे बताइए, आज मैंने एक शेयर अडानी का खरीद रखा है, और अडानी जी जो है, गौतम अडानी जी माशाल्लाह क्या बिजनेस कर रहे हैं, वो शेयर जो है उनका बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि पहले कुछ डाउनफॉल आया था, लेकिन अब क्या है, रैली है, अपर सर्किट लगा हुआ है, बहुत तेजी से स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो क्या मैं अंदर इंदर खुश नहीं हो रहा हूं? मैं खुश नहीं हो रहा हूं, मुझे बताइए, मैं खुश हो रहा हूं क्यों? क्योंकि शेयर तो उनका बढ़ रहा है, लेकिन पैसे तो मेरे लगे ना। तो पैसे मेरे लगे तो क्या है, मुनाफा हमको। तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो रूल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस क्या है, सोर्स ऑफ इनकम, सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर फ्यूचर ग्रोथ, इंडिकेटर ऑफ एफिशिएंसी, और रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, एनहेंसेस मार्केट स्टैंडिंग, एंड रिटर्न टू इन्वेस्टर। बहुत ही सिंपल है, अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, पहली बात तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हैं तो पहले तो सीट पे बैठ के देखिए। कुछ बच्चे तो ये देखो ऐसे लेटे हुए हैं, इसे कैसे आएगा? आप मुझे बताओ, एग्जाम जब आप बैठेंगे तो आप एग्जाम जब देने जाएंगे तो क्या आप अपना सोफा लेके जाएंगे बेड, या फिर बेड लेके जाएंगे? आपको बैठना तो चेयर पे ही है ना। तो कोशिश करा करो जितने भी आप लेक्चर्स ले रहे हो वो बैठ के लिया करो, ठीक है। अब आप पूछ रहे होंगे सर बैठने का दिमाग से क्या कनेक्शन है? समझ में आ जाएगा जब आप बैठना थोड़ा बहुत चालू करेंगे ना, बैठ के पढ़ने, तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या फायदे मिल रहे हैं। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो आप सभी के दिमाग में आ सकता है कि क्या सर बिजनेस, क्या सर हमारा एक उद्देश्य प्रॉफिट करना ही होना चाहिए? क्या सर हम इतने लालची बन जाएं? क्या सर हम इतने निर्दयी हो जाएं कि जो कस्टमर्स हमारे पास आ रहा है हम उसको लूटना शुरू कर दें अननेसेसरी? क्यों? क्योंकि हमारे सर ने कहा है कि ज्यादा प्रॉफिट कमाओ, एक बिजनेस का एक सोल ऑब्जेक्टिव, सोल मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। तो बेटा ऐसा नहीं है, मेरी बातों को अदरवाइज कभी भी लेके मत जाइएगा। मैंने कहा कि बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, इंटेंशन। ज्यादा कम वाली बात मैंने कभी भी नहीं कही। सर इसके अलावा कोई मोटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो हम कर रहे हैं मॉडर्न बिजनेस, ठीक है, मॉडर्न बिजनेस में आप सोसाइटी से बहुत कुछ चीजें ले रहे हो, तो आपका जो इंटेंशन है, एक इंटेंशन ये भी होना चाहिए कि मेरे को सोसाइटी को कुछ पे बैक भी करना है, ठीक है। प्रॉफिट तो इस प्राइमरी, लेकिन सेकेंडरी भी कुछ चीज है जो आपको दिमाग में रखनी है। तो और भी बहुत सारे अदर ऑब्जेक्टिव्स है, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस है, तो उसका क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो किसी का भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझ में कितना आ रहा है। देखो बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इफ यू कैन लर्न द कीवर्ड्स, मैं आपको गारंटी देता हूं कि बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। अगर आप कोड याद रख रहे हो, अगर आप रेगुलर बेसिस पे ओवरव्यू कर लेते हो चैप्टर्स का, कीवर्ड्स आपको ध्यान है, मेन चीज कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, तो ऐसा बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। लोगों को डिफिकल्टी आती है इस सब्जेक्ट के अंदर, लेकिन एज सच नहीं है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस लोगों ने बना रखी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब पढ़ते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस कौन कौन से हैं। तो मल्टीपल जो बिजनेस के हैं उसमें पहला आता है इनोवेशन। पहला जो हमारा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का वो है
इनोवेशन। देखो प्रॉफिट को आप अलग हटा दो, प्रॉफिट तो सोल ऑब्जेक्टिव है, सोल मोटिव है। सेकेंडरी हम अदर ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तो उसमें आता है बेटा इनोवेशन। बेटा आज का जो भारत है ना वो फुल ऑफ इनोवेशन है। आप में से बहुत लोग देखते होंगे शार्क टैंक में बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस लेके, एंड उन बिजनेस को क्या है, जो सामने बैठे हुए शार्क्स हैं उनको अगर पसंद आता है तो उस पिच को वे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो क्या है, कुछ इनोवेशन लेके आते हैं। आपने देखा होगा कभी कभार कुछ सिमिलर अगर प्रोजेक्ट या बिजनेस लेके वो पिच करते हैं, उनके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको अपनी कंट्री में कुछ इनोवेशन करके आपके आइडियाज, अपने अपने जो आपका क्रिएशन है उसको इनकॉर्पोरेट करके इनोवेशन भी करना होता है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा इनोवेशन। दूसरा आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हमारा हो ही गया ऑब्जेक्टिव। बेटा यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ना वो टोटल ऑब्जेक्टिव पढ़ ले रहे हैं, तो उसके अंदर प्रॉफिट भी हमारा कवर हो रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, धीरे 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 करके आपको अपने बिजनेस में प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज करना है, तभी तो आप अपना बिजनेस को ग्रोथ कर पाओगे, एक्सपेंड कर पाओगे। तीसरा आता है मार्केट शेयर। हर बिजनेस का एक एम होना चाहिए कि मेरे को मार्केट शेयर कैप्चर करना है। आप देखते होंगे कि दो प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में बड़े चलते हैं, एक कोका कोला और एक है पेप्सी। आप देखो इन दोनों में कितना कह सकते हैं कट थ्रोट कंपटीशन होता है। किसी का 2-4 रुपए कम हो जाता है, किसी के नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है, किसी की कैन लॉन्च हो गई, किसी का एक और नया प्रोडक्ट सेगमेंट उन्होंने लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो आप जैसे कि एक पेप्सी था, पेप्सी के प्रोडक्ट उन्होंने निकाला स्ट्रिंग, धमाल मचा दिया मार्केट में, पूरा मार्केट ही ब्रेक डाउन कर दिया उन्होंने। तो क्या है, क्यों? क्योंकि एक पेप्सी का एक दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव है कि दैट वी हैव टू एस्टेब्लिश अ मार्केट शेयर फॉर आवरसेल्फ। ठीक है, तो हर बिजनेस एंटरप्रेन्योर का मैक्सिमम मार्केट शेयर कैप्चर करने का भी एक ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड देयर एटीट्यूड। देखो कोई भी जना अगर बिजनेस कर रहा है, मान लेते हैं वो मैनेजमेंट पे है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे है, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होना चाहिए कि उसके यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। देखो बिजनेस में क्या होता है ना, आपका बड़ा बिजनेस है तो लाइक यू विल सी कि डिफरेंट लोग से ना, डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट स्टेट से क्या है आपके यहाँ वर्कर्स आते हैं। तो हर वर्कर्स की जो है डिफरेंट मेंटालिटी होती है काम करने के लिए। कोई अपने लिए काम करना आता है, कोई समाज के लिए काम करना आता है, कुछ बिजनेस के लिए ही काम करना आता है। तो उनकी मेंटालिटी आपको ठीक करनी है, उनका एटीट्यूड आपको चेंज करना है। ठीक है, ताकि वो जो काम करे वो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी हो पाए और आपको जो सोल ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना वो हो पाए। पांचवा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो समाज ने हमको बहुत कुछ दिया है। समाज ने आपको इतना कुछ दिया है ना कि अगर आप बैठ के किसी दिन 10 मिनट में अगर आप फ्री खा लो, मैं आप बच्चों से बात कर रहा हूँ, तो आप देखो कि आसपास आपको नेचर ने, आपको सोसाइटी ने क्या क्या दे रखा है। तो अगर आप नेचर्स के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हो, सोसाइटी के रिसोर्सेज आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका एक मुद्दा ये भी बनता है कि आपको पे बैक करना ही पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ CSR। ठीक है, CSR बोल देते हैं, वो कंपनीज के लिए होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एंड वैसे अदर बिजनेस के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी है। एंड डिफरेंट फॉर्म्स है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के, उस पर हम नहीं जाते हैं फिलहाल के लिए। फिर हमारा जो लास्ट जो पॉइंट आता है, आई गेस लास्ट या फिर सेकंड लास्ट है, देख लेते हैं अभी, क्या था, परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर। देखो वर्कर्स इफेक्टिव एफिशिएंटली काम तब अच्छा करेंगे जब मिडिल लेवल है, टॉप लेवल अच्छा होगा। आपको सोचिए ना, अगर मैं आपको ठीक या अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, मेरी बात आप तक ठीक से नहीं पहुंचेगी। तो जब मेरी बात आप तक ठीक से नहीं पहुंचेगी तो आप एग्जाम में कैसे अच्छे से कर पाओगे? गेटिंग दैट? तो परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट। सेवेंथ हमारा पॉइंट है रिसोर्सेज। सारे बिजनेस है, ठीक है, उनको फिजिकल या फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी ना। अगर आप ट्रेडिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है विल बी नीडिंग फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑल्सो। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और फिर आता है हमारा लास्ट पॉइंट, एट्थ बोलता है हमारा प्रोडक्टिविटी। हर बिजनेस का एक एम होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करूं थ्रू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। अगर आपको इसका बेस्ट एग्जांपल लेना तो यू कैन टेक मारुति सुजुकी। आप कोई सा भी ब्रांड उठा के देख लीजिए गाड़ी का, यू कैन टेक होंडा, hyundai, किया, और यू कैन टेक महिंद्रा ऑल्सो। यहाँ पे अगर आप कभी गाड़ी बुक करने जाओगे ना, यू विल बी हैविंग अ लॉन्ग वेटिंग पीरियड। क्यों? भगवान जाने, हो सकता है कि उनका मैनेजमेंट ठीक ना हो सकता है वो रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप दूसरा ब्रांड अगर देखेंगे मारुति सुजुकी, तो यहाँ पे आपको ना वेटिंग पीरियड देखने को ही नहीं मिलेगा। या तो आपको ऑन द स्पॉट स्टॉक यार्ड से आपको गाड़ी दे दी जाएगी, या आपको बोला जाएगा हार्डली कैन यू, वो आपको रिक्वेस्ट करेंगे सर कैन यू वेट 1 or 2 days, हमारा जो माल है इन ट्रांजिट है, हम आपको गाड़ी आपको दे देंगे। तो वहां क्या वेटिंग पीरियड नहीं। क्यों? क्योंकि मारुति सुजुकी ने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है दैट कि वो जो गिवन यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे। तो क्या बच्चों आपको समझ में आ गया कि अदर ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? ठीक है, हम आपको याद करा देते हैं।
तो आइए चलिए फटाफट एक कोड देख लेते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस का। एक हमने याद करने का तरीका बनाया। देखो बेटा, ये ना मैंने भी कहीं से लिए हैं या कुछ कुछ मैंने खुद बनाए हैं, तो एक सजेशन है एक टाइप का कि आप चाहें तो उसका याद कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप निमोनिक्स से या फिर ऐसे कुछ याद करने वाले हंसी खेलते या मजाकिया वाले स्टेटमेंट्स अगर आप कुछ चीज याद करते हैं तो आपको वो बहुत अच्छे तरीके से याद होती है एंड आप उसको काफी टाइम तक अपने घुटने में नहीं, अपने दिमाग में उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो एक कोड है, मम्मी पापा वसीम सो रहा है, इतना परेशान मत हो। अब मान लेते हैं कि वसीम देख रहे हैं, वसीम कह रहे हैं सर मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, आपको क्या लेना देना बेटा, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि बच्चों को याद हो जाए और कुछ नहीं है। तो वसीम भाई, क्षमा चाहते हैं, आपका नाम यहाँ ले लिया, लेकिन बच्चों को याद हो जाए तो वसीम भाई को दुआ दे देना। ठीक है, तो सभी जो जने हैं वो वसीम भाई से एक बार हाथ जोड़कर नमस्ते कह देंगे और हम आगे याद करते हैं। सर कोड का फटाफट से इसको आप फिक्स करवा दो फिर, ताकि हमें याद हो जाए। बेटा मम्मी का मतलब क्या है? बेटा मम्मी से आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मम्मी का मतलब हो गया यहाँ पे मार्केट शेयर, पापा का मतलब हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वसीम का मतलब हो गया यहाँ पे वर्कर परफॉर्मेंस, सो का मतलब हो गया यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रहा का मतलब हो गया यहाँ पे रिसोर्सेज, इतना का मतलब हो गया इनोवेशन, परेशान से का मतलब हो गया हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और मत का मतलब हो गया हमारे पास मैनेजर्स परफॉर्मेंस डेवलपमेंट। ठीक है, समझ के आप पापा से आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और पापा से आप प्रोडक्टिविटी भी ले सकते हैं। ठीक है, पापा स्क्वायर कर दो आप, तो मम्मी पापा वसीम सो रहा है, इतना परेशान मत हो। इसको याद करने का तरीका है, मम्मी से हो गया हमारा मार्केट शेयर, पापा से हो गया हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक हो गया हमारा प्रोडक्टिविटी, अब वसीम से हो गया हमारा वर्कर्स परफॉर्मेंस, सो का मतलब हो गया हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रहा का मतलब हो गया हमारा रिसोर्सेज, इतना का मतलब हो गया इनोवेशंस, परेशान का मतलब हो गया हमारा परेशान का मतलब हो गया प्रोडक्टिविटी। अच्छा ठीक है, आप पापा स्क्वायर मत कीजिए, एक पापा से हो गया प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और परेशान से प्रोडक्टिविटी भी ले सकते हैं। ठीक है, और मत का मतलब हो गया मैनेजर्स परफॉर्मेंस डेवलपमेंट, हो का मतलब क्या बेटा? जय हो का मतलब कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट बनाना था तो वहां पे हो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से याद हो गया होगा एंड कोशिश करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए। मेरे को तो वन गो में वीडियो बनानी है तो मेरे को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आप चाहें तो वीडियो को आप स्लो भी कर सकते हैं, इसको आप रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, अब तो इतनी फैसिलिटी आ गई है, जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपका इच्छा, आपका फोन, जैसा चाहे वैसा करना है आप। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखो ये तो हम बार बार पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट अर्न करना ही हर बिजनेस का उद्देश्य है। ठीक है, हर बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करना ही उद्देश्य है। सर्वाइवल, आप मुझे एक बात बताओ, जीने के लिए क्या जरूरी है? बताओ, जीने के लिए क्या जरूरी है? एक बच्चा कह रहा है सर मुलाकात जरूरी है। बेटा मुलाकात जरूरी नहीं है, जीने के लिए ना पैसा जरूरी है। अब आप कहोगे सर सब लोग कहते हैं कि पैसे से ही खुशी नहीं मिलती, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन अभी आप ना वो स्टेज पे हो ना जहाँ पे हंसी खेलना, खाना पीना, कूदना, घूमना, फोन चलाना वो है। तो ये सब चीजें आप करो, लेकिन साथ में भी अपना थोड़ी सी पढ़ाई भी करो, वो इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जिंदगी कटती नहीं है मुलाकातों से, जिंदगी कैसे कटेगी? पैसे से, खाने पीने से, घर बार से और फैमिली से। तो बिजनेस की अगर बात करें तो हर बिजनेस का एम क्या है? मार्केट में सर्वाइव करना। मार्केट में सर्वाइव कैसे हो पाओगे? अगर आप मार्केट कंपटीशन को आपको बियर करने की हिम्मत है, कंज्यूमर नीड्स को आप पहचान पा रहे हो, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, अभी आप जो हमने देखा था, एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन आप फॉलो कर पा रहे हो, ये सारी चीजें अगर आप करोगे तभी आपका बिजनेस जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। मैंने क्या बताया? पहले तो क्या है, आपको कंपटीशन को सर्वाइव करना पड़ेगा, कंज्यूमर नीड्स को पहचाननी पड़ेगी, उस हिसाब से गुड्स को आपको देना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट्स के मार्केट प्राइस सेट करने पड़ेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आप प्रॉफिट अर्न होना ही चाहिए, एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन को माने। गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या है? देश में अगर आप काम करोगे तो मोदी जी की बात तो माननी ही पड़ेगी, उनके कायदे कानून के अंदर ही अगर आप बिजनेस करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कुछ नहीं बोलूंगा मैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव अभी हमने देखा था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो उसी से एक निकलता हुआ एक टॉपिक आता है सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है, आगे समझते हैं इसमें। नेक्स्ट मैं अपनी पीडीएफ खोलता हूं। बेटा देखो, मैं एक बिजनेसमैन हूं, प्रॉफिट कमाना ठीक है, उद्देश्य ठीक है। सर आपने जो ऑब्जेक्टिव्स बताया वो भी ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव ये भी था हमारा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ही निकलता हुआ एक टॉपिक है। तो पहला सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा सप्लाई ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट एट फेयर प्राइस। बेटा मार्केट में जब कोई चीज आती है ना तो उसके पीछे काफी
एक कह सकते हैं रिसर्च होती है, वैल्यूएशंस होते हैं, कस्टमर नीड्स को पहचाना जाता है थ्रू सर्वे, और तब एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है। और जब एक प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसकी एक प्राइस रखी जाती है, एक प्राइस सेट कराई जाती है, और उसमें भी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस, एजेंसी लगी हुई होती है उस प्राइस को सेट करने के लिए। यानी कि आप मार्केट में अगर आपको कहूँ कि अगर 5 रुपए का अगर आप बिस्किट का पैकेट भी ले रहे हैं ना, तो आप खुद सोच लीजिए उसके पीछे कितना बड़ा एनालिसिस होगा कि कितनी कॉस्ट आएगी, कितनी लेबर जाएगी, कितनी एनालिसिस आएगा, फाइनल फिक्स कॉस्ट कितनी आने वाली है, फाइनल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होने वाली है, मार्केट में कितना बेचा जाए कि जो कस्टमर्स हैं उनके एक्सपेक्टेशंस को हम फुलफिल कर पाए। तो पहला टॉपिक तो हमारा ये हो गया कि सप्लाई ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट एट फेयर प्राइसेस। सेकंड की बात कर लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब बेटा ये है कि एक बिजनेस में मान लेता हूँ बेटा, हम हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर कह सकते हैं हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, वो बार बार नारा क्यों लगाते हैं कि देश में हमें ज्यादा से ज्यादा बिजनेस खोलने हैं, ठीक है, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हम क्यों लॉन्च करना चाहते हैं। मुझे खुद आप एक खुद बताइए, आप मान लेते हैं कि एक दुकान खोलते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें एक झाड़ू लगाने वाला बंदा होगा, एक एम्प्लॉयड हुआ बंदा, ठीक है। हो सकता है कि सेल बहुत अच्छी हो रही है तो आप एक मुनीम जी भी रख लेंगे, छोटे मुंशी जी भी आप रख लेंगे तो एक मुनीम जी भी होगा, ठीक है। हो सकता है कि एक बंदा आप रख लेंगे पानी पिलाने वाला, कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऐसा बिजनेस है कि क्लाइंटेज वाला बिजनेस है, तो उसमें एक पानी पिलाना। तो आप खुद सोचिए कि बिजनेस आपने खोला, आप तो एम्प्लॉयड हो ही गए, साथ में आपके साथ जो 3 बंदे और हैं वो भी एम्प्लॉयड हो गए। तो बिजनेस का क्या है, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की ये भी बनती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कराओ, वो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देते हुए आपको ना कोई भी कास्ट या क्रिएट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आप मान लीजिए अग्रवाल जी हैं, मित्तल जी हैं, और आप जो बंदा रखेंगे वो झाड़ू लगाने वाला मित्तल, नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। या आप जो है पानी पिलाने वाला बंदा अग्रवाल रखेंगे, ऐसा होगा ही नहीं ना, आपको ऐसा करना है, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना है। थर्ड आता है वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज। जो भी आपके यहाँ पानी पिलाने वाले मुंशी जी या मुनीम जी सब लोग काम करें, सबको खास ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि घर पे जब आप अपनी माँ का और अपनी वाइफ का ध्यान रखेंगे तो आपका घर सुखी चलेगा, और दुकान पे अगर आप अपने जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो दुकान भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी चलेगी, क्योंकि वो ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है। वेलफेयर कैसा हो उनका, टाइम से उनकी पगार दो, दिवाली पे बोनस दो, होली पे होली दे दो, ईदी पे ईदी दे दो उनको, ठीक है, सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पहली बात तो जो इंडस्ट्री सेट होती है आपने बहुत पहले पढ़ लिया होगा, वो आइसोलेशन में सेट होती है। इसके अलावा जो बिजनेस चल रहे हैं हमारे मार्केट में, जो बिजनेस चल रहे हैं उनको खास ध्यान रखना है कि उनको एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है प्रोडक्शन करते हुए, बिजनेस चलाते हुए। फिफ्थ वाला जो हमारा पॉइंट आया था, दैट इज कम्युनिटी सर्विसेज। कम्युनिटी सर्विसेज का मतलब ये होता है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं कम्युनिटी सर्विसेज में। सर कम्युनिटी सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं? कम्युनिटी सर्विसेज होती है जैसे कि स्कूल, जो बिजनेसमैन है वो आके किसी के साथ मिलजुल के एक स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है, स्कूल खोल सकते हैं, ठीक है, ऑर्फनेजेस बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, ठीक है, ताकि सोसाइटी का ओवरऑल वेलफेयर हो पाए। आप मुझे खुद बताओ, जितनी भी मैंने आपको ये बातें बताई, क्या ये अच्छी बातें नहीं थी? ठीक है, अच्छी बातें हैं। कुछ बच्चे कह रहे हो सर हमको ये तो पता है, कुछ बच्चे कह रहे हो नहीं भी पता है। बेटा एक बात तो आप जान लेना, बिजनेस करना आसान है, बिजनेस को 0 से 100 ले जाना तक भी आसान है, लेकिन 100 के बाद अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने सोचा कि सर मेरे को इसके ऊपर व्यापार लेके जाना है, इसके ऊपर मेरे को धंधा बनाना है, तो आपको मैनेजमेंट पढ़ना ही पड़ेगा, बिजनेस का तरीका आपको सीखना ही पड़ेगा। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, जो आप 11th एंड 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ेंगे आगे जाके, इफ यू आर गोइंग फॉर CS और इवन इफ यू आर गोइंग फॉर MBAs और BBAs, यू विल डेफिनेटली गेट, यू विल गेट बहुत सारी आपको मेहनत बच जाएगी वहां पे। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ के आए हैं, यही कॉन्सेप्ट आगे चल आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब एक टॉपिक देखते हैं, प्रोफेशन टॉपिक देखते हैं। आइए देखते हैं कि प्रोफेशन क्या होता है। बेटा आपने एक मूवी देखी होगी जॉली LLB, जॉली, आपने LLB मूवी देखी होगी ना, एक जॉली, जॉली LLB। सेकंड रुकिए बेटा, आपने एक मूवी देखी होगी जॉली LLB। तो जॉली LLB में क्या है, एक उसमें वकील साहब होते हैं। वकील साहब कौन होते हैं? अक्षय कुमार जी, उनका नाम होता है जॉली। ये क्या करे हुए होते हैं? ये करे होते हैं LLB। इनका काम क्या है? वकालत करना। इनका काम क्या है? वकालत करना, ठीक है। एक मान लेते हैं डॉक्टर है झुनझुनवाला, झुनझुनवाला जी, झुनझुनवाला, नमस्ते जी झुनझुनवाला जी, अगर सुन रहे हैं मेरे को, हो सकता है वो भी लेक्चर देख रहे हो। और तीसरे मान लेते हैं मैं हूं, CA अर्जुन गुप्ता, ठीक है, अर्जुन गुप्ता। बेटा ये तीनों ही जो है
वो हमारी इकोनॉमी को, एक कह सकते हैं हमारे देश में इन तीनों का, देखिए मेरा मेरा रोल तो ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सीए का, डॉक्टर का और एलएलबी का, यानी कि जो वकील है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको समझ में आता भी होगा भी और आगे जाके भी आपको समझ में आएगा। तो एलएलबी का काम क्या है? वकील, केस लड़ना, ठीक है, लोगों को इंसाफ दिलाना, ठीक है। क्या है, कहीं तो ये भी बात जाती है कि वो वकील ही क्या, जो पैसे वापस कर दे और जो झूठ ना बोले, ठीक है। और डॉक्टर साहब का काम क्या? डॉक्टर साहब क्या है कि लोगों की मर्ज को ठीक करना। और सीए साहब का काम क्या है? देश की मर्ज, जो मर्ज है यानी कि इकोनॉमी, उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो आप समझ गए, ये तीनों ही क्या है? ये तीनों एक टाइप के प्रोफेशन है, बड़े रेप्यूटेड प्रोफेशन है। आपके लिए जो प्रोफेशन है वो सीए है, कॉमर्स वालों के लिए प्रोफेशन जो सीए है, एंड एलएलबी भी प्रोफेशन हो सकता है। मेरी इच्छा जो है, आप कहेंगे सर आपकी इच्छा से हमें क्या लेना देना। मेरा टीचर जो होता है ना, टीचर का आशीर्वाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप टीचर्स से अगर आप अच्छे तरीके से बात नहीं करते हैं तो बिल्कुल उनका रिस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए, जैसे कि आप मम्मी पापा की करते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपको बहुत ऊंचाई तक लेके जाने वाला है बेटा, बहुत ऊंचाई तक लेके जाने वाला है, ठीक है। तो तीन ये हो गए हमारे प्रोफेशन। बेटा प्रोफेशन ही है, आइए प्रोफेशन की एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो हाईली स्पेसिफिक एंड इन डेप्थ नॉलेजेस मांगता है। आप एलएलबी करनी है तो यू हैव टू गो थ्रू अ पर्टिकुलर कोर्स। डॉक्टर करना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, और सीए करना है तो आपको क्या है, सीए फाइनल का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, सीए फाइनल का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये तीनों ही एक ऐसे ऑक्यूपेशन है जो कि रिक्वायर करते हैं हाईली स्पेसिफिक एंड इन डेप्थ नॉलेज, ठीक है। हर एक प्रोफेशन डिफरेंट, अलग अलग तरीके से। मान लेते हैं कि मान लेते हैं एक बंदा, उसके पैर में दर्द हो गया, अब मालूम मेरे पास आया, कहता है कि सीए साहब पैर में दर्द हो रहा है, पता मैं क्या करूंगा उसके पैर के दर्द का, क्या करूं? स्टैंप लगा दूं उसके पैर पे, ये साइन कर दूं, ठीक हो जाएगा वो? नहीं, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है। मैं उसको कहूंगा भाई पड़ोस में डॉक्टर झुंझुनवाला बैठते हैं, उनके पास चले जाओ, ठीक है। मान लेते हैं झुंझुनवाला जी के पास एक बंदा कोई अपनी ऑडिट रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके पहुंच गया, ठीक है, और कहा कि सर ये मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है आप देख लो। तो झुंझुनवाला जी क्या करेंगे? वो कान में, वो क्या कहते हैं, वो आला लगा के क्या वो चेक करेंगे कि ऑडिट रिपोर्ट की धड़कनें क्या है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नब्ज कितनी चल रही है? नहीं, काम ही नहीं, जिसका काम उसको साजेगा, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर प्रोफेशन का क्या है, हर प्रोफेशन की जो नॉलेज है वो डिफरेंट है, हर प्रोफेशन की जो प्रैक्टिसिंग करने का तरीका है वो डिफरेंट है, हर प्रोफेशन में जो नॉलेज है, स्किल्स है वो डिफरेंट है, ठीक है सर, समझ गया, बहुत सही समझ गया। सर फीचर बता दो एक बार, फीचर क्या क्या होते हैं? देखो, पहले फीचर की अगर बात करें तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये मैंने आपको अभी बता दिया कि कोई भी प्रोफेशन करेंगे आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, आप समझ गए इतना, ठीक है, इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। दूसरा आता है एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। देखो बाकियों का तो नहीं पता, जिसका मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। बेटा मैं तो हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, मैं हूं एक सीए, एक सेकेंड बेटा, मैं तो हूं एक सीए, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद कुछ लोगों को पता होगी अगर उनकी फैमिली में सीए होंगे, नहीं तो नहीं पता होगी। बेटा हमको ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ना एक एथिक्स पढ़ाया जाता है, और हमको उस एथिक्स के अंदर ही रह के सारा काम करना पड़ता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो हमको किताबें पढ़ाई जाती हैं 5 साल में, तो उसमें से एक किताब में एक सब्जेक्ट, कह सकते हैं एक चैप्टर ऐसा भी होता है कि जिसको पढ़ना है आपने, और उसके दायरे में, यानी कि उसके अंदर औकात में रह के आपको काम करना है। सर अभी भी समझ में नहीं आया, क्या आपने किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का कहीं पे बोर्ड लगा हुआ देखा है, एक्सेप्ट हिज ऑफिस और एक्सेप्ट हिज होम? बताइए मेरे को आप, कहीं आपने चौराहे पे देख लियो बड़ी सी होर्डिंग लगी हुई हो, सी अर्जुन गुप्ता फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे ऑडिट रिपोर्ट की भी सुविधा प्रोवाइड कराई जाती है, जीएसटी की रिटर्न भी भरी जाती हैं, और तो और स्टैम्प भी लगाई जाती है, और तो और साइनिंग भी करी जाती है, और तो और लोन भी पास कराए जाते हैं, और तो और प्रोजेक्टेड प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए जाते हैं। ऐसे कहीं देखा नहीं देखा होगा, क्यों? क्योंकि हमारे जो एथिक्स है उसमें बताया जाता है कि यू कैन नॉट एडवर्टाइज। क्यों नहीं? क्योंकि कुआं कभी भी एडवर्टाइज नहीं करता खुद को, कुएं के पास प्यासे को खुद चल के आना पड़ता है पानी पीने के लिए, ठीक है। तो आप क्या बनने वाले हैं? आप एक ऐसा कुआं बनने वाले हैं जिसमें आपको किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको जरूरत होगी वो आपके पास अपने आप दौड़ा दौड़ा भागा भागा आएगा। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं कि प्रोफेशनल एसोसिएशन। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अगर एक लॉयर है, लॉयर को गवर्न करने वाला कौन है? सर बार एसोसिएशन है, ठीक है। सर डॉक्टर्स को गवर्न करने वाला उनका एक ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को गवर्न करने वाला क्या है? एक हमारी बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो क्या एक प्रोफेशनल एसोसिएशंस हैं जो गाइड करते हैं, यानी कि जिनके जो हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, जिनके कोड ऑफ कंडक्ट में, यानी कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस उनके अंदर रह के हमको
काम करना होता है, ठीक है। तो तीसरा प्रोफेशन का क्या हो गया फीचर, प्रोफेशनल एसोसिएशन भी होता है। फोर्थ आता है रिस्ट्रिक्ट एंट्री। बेटा मान लेते हैं कि एक डॉक्टर थे झुनझुनवाला, उनके पड़ोस में आकर बैठ गए डॉक्टर मलिक, ठीक है। डॉक्टर नहीं है, बस डॉक्टर लगा लिया उन्होंने, क्या कौन देख रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? यदि अगर वो करेंगे तो कौन से डॉक्टर कहलाए जाएंगे, आप मुझे बताइए। ये सवाल मैं छोड़ देता हूँ आपके पास और आप इसका जवाब बताना है, ठीक है। तो कौन से डॉक्टर होंगे? वो ऐसे डॉक्टर होंगे जो झोला छाप डॉक्टर होंगे, ठीक है, जिनको कुछ आता जाता नहीं है। तो ऐसे आप नहीं कर सकते। कोई भी बंदा है भाई जिसने नहीं करा है कुछ, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल नहीं कर सकता अनलेस एंड अनटिल वो उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं करे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो आता है सर्विस मोटिव, यानी कि हमको एक कह सकते हैं, हमको एक वचन दिलवाया जाता है कि हे दुनिया वालों, हे मेरे कस्टमर्स, हे मेरे क्लाइंट्स, मैं ये वचन लेता हूं कि मैं आपको अच्छी से अच्छे सर्विस प्रोवाइड करवाऊंगा। पैसों की बात मैं नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि पैसे तो एक्सपीरियंस के हिसाब से ही होते हैं, और पैसे तो जब बंदा मेहनत करता है तो पैसे चार्ज करने के लिए करना भी जायज होता है, ठीक है। लेकिन सर्विस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। पैसे भी ले लो आप, क्वालिटी भी ना दो तो क्या है, वो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आप नहीं कर रहे हो। तो सर्विस मोटो भी होना चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पर ही वाइंड अप हम करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से रिवाइज करिए, कोई डाउट्स हैं उसको आप मुझको भेज सकते हैं, ठीक है। नंबर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और खुश रहिए एकदम, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब खेलिए, मस्ती करिए, खाइए पिए, लेकिन पढ़ाई भी थोड़ी सी कर लीजिए, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।